नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में एस्पायर क्लासेस में। आज हम अपनी ज्योग्राफी का स्टार्ट करेंगे और ज्योग्राफी में बहुत ही सही तरीके से कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल जो भी नॉलेज होगी हम उसको देखते हुए चलेंगे और डायरेक्ट ही यहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जाम में आपके देखने को मिलेंगे। फिर चाहे आप CUET का एग्जाम दें, चाहे आप SSC के एग्जाम या DSSB जैसे एग्जाम दें, उसमें इस वाले चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस ज्योग्राफी के आपसे पूरे आसानी से हो जाएंगे। बस खाली आपको इसमें नोटिस करना है, सारे के सारे फैक्चुअल और जो भी कॉन्सेप्चुअल चीजें हों उसको नोट डाउन करके नोट्स बनाते हुए साथ में चलेंगे। आज का जो चैप्टर है उसका नाम है भारत स्थिति एवं विस्तार। इस चैप्टर में हमें पूरा का पूरा भारत समझाया हुआ है कि भारत में कौन से जगह पर कौन सी स्थिति है, भारत दुनिया में कौन से स्थान पे आता है, आकार में कितना है, कौन से गोलार्ध में किस जगह पर है, अक्षांश देशांतर भारत का कितना है। ये पूरा का पूरा ज्ञान हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। सिर्फ हम पूरा का पूरा चैप्टर एक मैप से समझेंगे। आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, एक मैप ले लेना है और उसी मैप पे साइड साइड में नोट करते हुए चलनी है वो बेसिक चीजें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पर्पस से इंपॉर्टेंट मानी जाएगी। एक भारत का मैप बना लेंगे, रफ मैप बना लेंगे, चाहे आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं। जिस तरह भारत का मैप है, इस चैप्टर में हमें भारत के पूरे भूभाग की विशेषता और साथ ही साथ भारत के पड़ोसी देश, इन सब के बारे में जानना है। तो शुरू करते हैं एक एक करके। पहले इससे थोड़ा सा पहले एक कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं, ये अक्षांश और देशांतर क्यों होता है, क्योंकि बार बार ये वर्ड आएंगे बीच में तो समझ में आएगा। देखो ये पृथ्वी के बिल्कुल मध्य से हमने एक काल्पनिक रेखा खींची है जो पृथ्वी को दो भागों में बांटते हुए चलती है। इस रेखा को हम क्या बोलते हैं? 0 डिग्री। आपसे पेपर में सीधा पूछा जाएगा कि पृथ्वी पर खींचा गया सबसे बड़ा अक्षांश कौन सा है, तो 0 डिग्री अक्षांश जो पृथ्वी को दो भागों में बांटता है। इस अक्षांश रेखा में और फिर धीरे धीरे इसी के साथ केंद्र में डिग्री बनाते हुए हमने कई सारी लाइनें खींची हैं। लगभग 90 डिग्री के केंद्र में आखिरी रेखा बनेगी, ठीक है। तो 90 डिग्री अक्षांश नॉर्थ हेमिस्फीयर में, नॉर्थ हेमिस्फीयर मतलब ये उत्तरी गोलार्ध, और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। क्योंकि ये बीच से है तो आधा आधा पूरे भाग में काटा हुआ है। तो हमारा जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में है और उसमें भी इस वाले एरिया में है, मतलब उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति है, ठीक है। अब अक्षांश के अंदर हम जो ये देखेंगे, इसमें अक्षांश की अगर परिभाषा लिखनी हो तो परिभाषा का क्या नाम है? पृथ्वी के भूपरपट्टी पर खींची काल्पनिक रेखाएं जो है, मतलब ये कोई एग्जैक्टली लिखी हुई या कहीं मेंशन की हुई नहीं है, हमने अपनी सहूलियत के लिए, अध्ययन के लिए इस लाइन को खींचा हुआ है, जिसमें हमने भूमध्य रेखा से क्षैतिज मतलब उसके समानांतर जितनी भी रेखाएं खींची हैं, जैसे ये 1 डिग्री की, फिर 2 डिग्री की, फिर 3 डिग्री की, ऐसे करते करते हमने उत्तरी गोलार्ध के जो पोल है, उत्तरी ध्रुव है, वहां तक रेखाएं खींची हुई हैं। सेम इसी तरह से हमने दक्षिण के अंदर दक्षिणी गोलार्ध में लाइनें खींची हुई है, ठीक है। इस रेखा को नाम क्या देते हैं? अक्षांश रेखा, ठीक। इन्हीं अक्षांशों में जो सूरज इस भूमध्य रेखा को पास, जब विषुव की स्थिति हो, हम पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियों वाले चैप्टर में कि ये विषुव क्या होता है, संक्रांतियां क्या होती है। तो विषुव में जब सूरज ऊपर की तरफ या उत्तरी गोलार्ध की तरफ जाता है तो लंबवत सूरज का प्रकाश कहां तक रह सकता है, उस वाले स्थान पे हमने एक रेखा बनाया जिसको कर्क रेखा हम बोलते हैं। मैक्सिमम सूरज लंबवत यहीं तक जा सकता है, इससे ऊपर वो नहीं जाता है।
तो इस वाले अक्षांश को हमने नाम क्या दिया, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, क्योंकि उत्तर भाग में, इसीलिए इसको हमने एक और नाम दे रखा है कर्क रेखा। ठीक है, लाइन ऑफ कैंसर या लाइन ऑफ कर्क रेखा या लाइन ऑफ कैंसर, इसी का नाम है। और इसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में सूरज अधिकतम कहां तक पहुंचेगा, उसको हमने नाम दिया है मकर रेखा, लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये दोनों रेखाएं आपको याद करनी है। इनका अक्षांश 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी अलग अलग माना जाता है। अब भारत के बारे में बात करते हैं, या भारत नहीं, पहले देशांतर भी समझ लेते हैं ताकि भारत का पूरा विस्तार वो भी समझ में आ जाए। ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। तो उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई काल्पनिक ऊर्ध्वाधर रेखाएं, ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकली, ऊर्ध्वाधर रेखाओं का नाम क्या है, देशांतर रेखा। अक्षांश को कहेंगे लैटिट्यूड, देशांतर को कहेंगे लॉन्गिट्यूड। अब इसने पूरी की पूरी पृथ्वी को लाइनों में भाग कर रखा है, बांट रखा है। तो जब यहां से हम इसको देखते हैं तो 0 डिग्री का एक हमने मेन लाइन ले रखा है। उस 0 डिग्री की मेन लाइन हमारी जो है वो गुजरती है ब्रिटेन से, क्योंकि उस समय ब्रिटेन ही पूरी दुनिया का मालिक होकर राज करता था, उसी का शासन था। तो इस वजह से वहीं से उसने लाइन गुजारी है, जिस लाइन को हम बोलते हैं जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम। ये 0 डिग्री देशांतर पर आती है और इसी के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया का जो टाइम जोन है वो डिसाइड किया जाता है। यदि इससे आप ज्यादा आगे है, जैसे पूर्व की साइड में है, तो इनका समय आगे का होता है, और अगर आप पीछे की साइड में है तो आपका समय पीछे का जनरली होता है। तो भारत क्या है, जीएमटी से आगे है। हम अभी देखेंगे कि भारत कितना आगे है। अब हम पूरा का पूरा भारत के बारे में समझते हैं। तो देखिए, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से लेकर कन्याकुमारी में 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ तक है। ये नॉर्थ ही रहेगा, इसको साउथ नहीं लगाना है वरना गड़बड़ हो जाएगी। पेपर में एमसीक्यू में कंफ्यूज करने के लिए वो साउथ भी देगा, तो आपको बड़े ध्यान से इसको देखना है। नॉर्थ ही रहेगा क्योंकि नॉर्थ हेमिस्फीयर में ही है भारत। अगर इस भूमध्य रेखा को क्रॉस करके हम नीचे आएंगे तब जाकर ये साउथ इसमें लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये वाला आकार मुख्य भूमि का है। लेकिन जो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, इसमें निकोबार जो हमारा है उस पे सबसे हमारा दक्षिणतम बिंदु होता है, जो 6 डिग्री 4 मिनट पे माना जाता है। ये भी नॉर्थ ही रहेगा आगे। ठीक है, 6 डिग्री 4 मिनट हमारा दक्षिणतम बिंदु होगा। यदि आपसे पेपर में पूछा जा रहा है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो 6 डिग्री 4 मिनट। इसको हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, और इसका नाम है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल भारत का उत्तरतम बिंदु है और इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु माना जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये तो अक्षांशीय विस्तार हो गया। अब देशांतरीय विस्तार देखते हैं। तो देशांतरीय विस्तार भारत का स्टार्ट होगा 68 डिग्री 7 मिनट। अब ये क्या है, मैंने अभी बताया ये 0 डिग्री था। इसके राइट हैंड साइड वाले ये क्या है, पूर्वी तरफ के हैं, और लेफ्ट हैंड साइड वाले क्या है, पश्चिमी तरफ के हैं। तो पूर्व में जब भी बात होगी, क्योंकि भारत पूर्व में, तो यहाँ देशांतर भी कौन सा लगेगा, पूर्वी देशांतर। तो हम क्या लिखेंगे, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। पूर्वी को ई से डिनोट कर रहे हैं हम। यहां से स्टार्ट होते हुए ये कहां तक जाता है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट हमेशा ही लगेगा देशांतर। ये क्या है, भारत का देशांतरीय विस्तार है। अक्षांश और देशांतर दोनों समझ में आ गए। अब भारत के एकदम बीचों बीच भाग से एक रेखा गुजरती है जिसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। इसका अभी अभी हमने अक्षांश भी बताया, 23.5 डिग्री अक्षांश पर कर्क रेखा है, जो भारत को 2 भागों में स्पष्ट रूप से बांटती है। अगर हम देखें तो इस कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले एरिया को हम जनरली उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या ट्रॉपिकल क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र के अंदर सूर्य साल भर रहता है, तापमान भी साल भर ठीक ठाक बना रहता है।
लेकिन भारत तो इसके आधे में है, तो भारत कैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आ जाता है? क्योंकि हमने परिभाषा में क्या देखा है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कर्क और मकर रेखा के बीच का एरिया है, बल्कि भारत का बहुत बड़ा हिस्सा भी है जो कर्क रेखा से ऊपर है। लेकिन इसमें क्या है उसका आंसर कि यहाँ पर हमारे उत्तर में बहुत बड़ी रेंज है जिसको हम हिमालय रेंज कहते हैं। तो इसकी वजह से जो रशिया में ठंडी ठंडी हवा चलती है, बर्फीली हवा, वो भारत तक नहीं पहुंचती, वो यहीं से क्रॉस हो जाती है। इस वजह से भारत का ये जो उत्तरी क्षेत्र है ये भी शीत ऋतु में भी ज्यादा 0 डिग्री तक या माइनस तक इसका टेम्परेचर नहीं गिरता है। इसीलिए हमने हिमालय की वजह से और इस पूरे के पूरे विषुवत और कर्क रेखा के बीच के जो एरिया है, इस पूरे के एरिया को हमने क्या कह दिया, भारत एक उष्णकटिबंधीय प्रदेश वाला देश है। ठीक है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरेगी। 8 राज्य कौन से हैं? गुजरात वाला तो है ही, क्योंकि ये साफ दिखता है। ठीक है, इसके लिए एक ट्रिक चलती है बहुत अच्छी, जिसको हम मित्र पर गमछा जार बोलते हैं। मित्र पर गमछा जार। मित्र पर गमछा जार में क्या है? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। ठीक है, अगर इसमें याद करना हो तो फिर इसको भी याद कर सकते हैं आप। और ये 8 नंबर जो हमारे स्टेट्स हैं वहां से गुजरता है। इसको हमने देख लिया। अब हम दूसरा देखते हैं, हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन कौन सा है। तो जैसे जैसे हमने ये देखा पूर्वी देशांतर अपना चलता हुआ, इसी तरह से डिग्रियों में बांटते बांटते जो 82.5 डिग्री की रेखा होगी वही देशांतर रेखा क्या है, भारत की मानक समय रेखा मानी जाएगी। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, पूर्वी लगा रहेगा वो याद रखेंगे, पश्चिमी लग गया तो फिर आंसर गलत हो जाएगा। और ये मानक रेखा जीएमटी से, ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है? तो मानक रेखा 5.5 घंटे आगे चलती है। मतलब हमारा टाइम ब्रिटेन वाले टाइम की तुलना में 5.5 घंटे आगे माना जाएगा। ठीक है, ये वाला इसमें आ गया। अब ये जो जीएमटी है, इसी की वजह से यहां का भी टाइम और यहां का भी टाइम सेम माना जाता है। बल्कि अगर हम इसको दो तरह से समझे, एक होता है स्थानिक समय, एक होता है मानक समय। स्थानिक समय वो समय है जो यहाँ पर 12 बजे तक सूर्य कब इसके ऊपर आया वो समय था, और मानक समय वो है जिसके कैलेंडर की तुलना में पूरे भारत का समय डिनोट किया जाएगा। जैसे ग्रहण का समय जो आपको बताया जाता है वो कैसा होता है कि भारत में अगर ग्रहण का समय बताया तो वो कौन से एरिया से बताया? स्टैंडर्ड टाइमलाइन से। ठीक है, अगर हम देखें तो स्थानिक समय यहाँ का और यहाँ का, इन दोनों के बीच में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। ठीक है, तो 2 घंटे का तो होगा अंतर, लेकिन पूरे देश में एक ही मानक समय चला हुआ है और इसी के अकॉर्डिंग हर काम भारत में, प्रशासनिक हो चाहे राजनीतिक, सभी काम इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। अब आपसे अगर पेपर में ये पूछा जाए कि मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को किस क्षेत्र में क्रॉस करती है, तो ये अपना छत्तीसगढ़ राज्य है जहां पर कर्क रेखा और मानक समय रेखा दोनों एक दूसरे को काटेंगी। ठीक है, ये तो भारत का था। अब और फैक्चुअल अगर देखें तो भारत का ये जो पूरा का पूरा मेन आकार है, इस आकार के अंदर ये पूरे दुनिया का लगभग 2.43% क्षेत्रफल लेके रखा हुआ है और पूरे दुनिया की 17.5% पॉपुलेशन लेके बैठा है। मतलब क्षेत्रफल कितना है? 2.43% और पॉपुलेशन कितनी है? 17.5 डिग्री %। ठीक है, और आकार के आधार पर अगर देखें तो भारत का आकार पूरे दुनिया में 7वां सबसे बड़ा देश भारत ही है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा देश रशिया, और भारत कौन से नंबर पे आता है? 7वें नंबर पे आता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भारत की स्थलीय सीमा, अगर स्थलीय सीमा जो गुजरात के यहां तक शुरू होकर हमारे अरुणाचल प्रदेश के आसपास तक और फिर पूरा यहां तक पश्चिम बंगाल तक जाएगी, इस पूरी की पूरी स्थलीय सीमा को हमने क्या कर रखा है? 15,200 किलोमीटर। ठीक है, ये पूरी की पूरी हमारी क्या है? स्थलीय सीमा रेखा।
सेम स्थलीय सीमा रेखा की तरह ही भारत की जलीय सीमा रेखा भी है, जो कितनी है 6100 किलोमीटर। 6100 हमारी मेन लैंड की है। ये मेन मतलब वो मुख्य भूमि है। अगर हम इसमें सारे आइलैंड्स और इन सब की भी सीमा रेखा ज्वाइन कर देते हैं तो हमारी पूरी सीमा रेखा कितनी बन जाती है 7515.5 किलोमीटर। 7515.5 किलोमीटर हमारी पूरी की पूरी तटीय रेखा मानी जाती है। अब इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन बनेगा कि भारत का वह राज्य जिसकी तटीय रेखा सबसे ज्यादा है उसका नाम है गुजरात, और भारत का सबसे छोटा कौन सा होगा ये आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, ये इतना हमने देख लिया भारत का विस्तार। अब कुछ और, जैसे भारत का पूर्व से पश्चिम के बीच का कितना दूरी है, उत्तर से दक्षिण के बीच की कितनी दूरी है उसको देखते हैं। तो उत्तर से दक्षिण किलोमीटर जो अपना है वो 3214 किलोमीटर भारत का अक्षांशीय विस्तार जो यहां से यहां तक है इसके बीच की दूरी है। ठीक है, और भारत की पूर्व से पश्चिम की दूरी अगर देखें तो पूर्व से पश्चिम की दूरी 2933 किलोमीटर होती है। ये ईस्ट टू वेस्ट है और ये नॉर्थ टू साउथ है। मतलब लद्दाख वाले क्षेत्र से लेकर कन्याकुमारी तक का ये पूरा क्षेत्र जो है ये क्या है आपका मुख्य भूमि का उत्तर और दक्षिणी विस्तार माना जाता है। ठीक है, अब भारत के पास कुछ आइलैंड्स भी हैं। आइलैंड्स के बारे में आपसे कुछ क्वेश्चन अक्षांश को लेकर पूछे जाते हैं कि कौन सा किसके बीच में। ठीक है, तो आइलैंड पहले देख लेते हैं। आइलैंड में देखिए लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच में हमें 10 डिग्री चैनल देखने को मिलता है। उसी तरह से इसको मैं थोड़ा सा अलग समझा देता हूं। जैसे यहां पर है लक्षद्वीप, फिर मिनिकॉय और फिर उसके नीचे भारत का एक छोटा सा द्वीपीय देश है जिसका नाम है मालदीव। मालदीव और लक्षद्वीप थोड़े से बीच में छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। उसके बीच में हमारे लगभग यहाँ पर 35 आइलैंड के आसपास जिन पे लोग रहते हैं वो है। तो मालदीव और मिनिकॉय ये जो है इसके बीच में हमारा 8 डिग्री चैनल मतलब वही अक्षांश। ठीक है, और फिर लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल। ये क्या है हमारे चैनल, ये अक्षांश है जनरली जो इसको एक दूसरे से विभाजित करते हैं। सेम वैसे ही अंडमान निकोबार के पास ये जो 10 डिग्री है ये हमने देख लिया। इनसे पूरा का पूरा आपका जो अक्षांश है उससे सेपरेट करके ये देखा होगा। हमारे भारत में एकमात्र ज्वालामुखी है जो कैसा है थोड़ा सा जिसको हम सक्रिय बोल सकते हैं, वो अंडमान निकोबार द्वीप पे ही बैरन द्वीप पर माना जाता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा है। और निकोबार तो है ये हमारे ओंगे, जोरवा, सेंटिनली ये जो जनजातियां हैं जो भारत के या पूरे दुनिया से कटी हुई रहती हैं वो यहाँ पर रहती हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा हमने देख लिया इसका इंट्रोडक्शन। अब भारत के देखते हैं तटीय प्रदेश या तटीय जो हमारे तट हैं वो कौन कौन से हैं, क्योंकि उनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पहला हम जो तट देखते हैं इसको हम काठियावाड़ तट भी बोल सकते हैं, लेकिन हम पूरा का पूरा इसको जोड़कर महाराष्ट्र वाले एरिया तक इसको कोंकण तट बोलते हैं। ठीक है, फिर कोंकण तट पूरा यहां तक चला जाता है। उसके बाद नीचे कर्नाटक तक का एरिया जो है इसको हम बोलते हैं कन्नड़ तट। और फिर पूरा केरल वाला एरिया जो है इस वाले तट का नाम हम लेते हैं मालाबार तट। ठीक है, मालाबार तट मतलब पहले काठियावाड़ हम जनरली मानते थे, लेकिन हमने पूरा मान लिया है कि यह कोंकण तट है। फिर उसके बाद कन्नड़ तट है जो कर्नाटक में है बेसिकली। फिर मालाबार वाला तट है जिसका नाम क्या है केरल। ठीक है, अब पूर्वी वाले देख लेते हैं पार्ट में। तमिलनाडु वाला ये जो तट है इसको हम बोलते हैं कोरोमंडल तट। इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि भारत का वो क्षेत्र जहां पर शीत ऋतु में भी वर्षा ज्यादा होती है, मतलब लौटता हुआ मानसून वर्षा करता है, वो है कोरोमंडल तट। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा कोरोमंडल के बाद जो उड़ीसा वाला और आंध्र प्रदेश वाला है, एक उत्तरी सरकार और फिर उसके बाद उड़ीसा का उत्कल तट और फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल का तट। ये जनरली तटों के बारे में है, तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं आगे उसके बाद हम देखते हैं भारत के पड़ोसी देश। ठीक,
पड़ोसी देशों में देखिए कौन कौन है। एक तो श्रीलंका है, फिर उसके बाद भारत के बगल वाली जिसका नाम बांग्लादेश है वो है। बीच में दो बफर स्टेट है। बफर स्टेट या बफर राज्य वो राज्य होते हैं जो दो देशों के बीच में रहते हैं। इनका स्थलीय सीमाएं होता है, ये समुद्र में जनरली कम ही टच करते हैं, ठीक है। इनकी सीमा समुद्र से टच नहीं करती है। लेकिन सामान्य रूप में बफर स्टेट कौन सा होगा, जो दो राज्यों के बीच में होगा, ठीक है। नेपाल है, भूटान है, फिर इधर पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के ही जस्ट ऊपर से हमारी जो सीमा लगती है वो अफगानिस्तान से लगती है, और यहाँ पर चीन है और यहाँ पर म्यांमार है, ठीक है। भारत के पड़ोसी देशों को भी याद करने के लिए एक ट्रिक है जिसको हम बोलते हैं, एक बड़ा ही होशियार बालक था और उसने बचपन में ही बीए कर ली थी, मतलब बचपन में बीए। बा से बांग्लादेश, ये पूरा का पूरा सीरियल है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित राज्यों को उनकी सीमा रेखा के अकॉर्डिंग जचाइए, ऐसा भी, या क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन कुछ भी इसमें बनाया जाता है। जैसे बा से बांग्लादेश, जिससे भारत की सबसे ज्यादा सीमा रेखा लगती है, फिर उसके बाद चाइना एक कम, फिर उसके बाद पाकिस्तान और कम, फिर उसके बाद नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान और फिर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से हम डायरेक्टली तो लगभग थोड़ा सा अलग होकर मिलते हैं, जो पीओके जो पाकिस्तान के पास है हमारा, क्योंकि हम अपना ही मानते हैं, वो हमारा ही है। तो पाकिस्तान वाला जो ये एरिया है, यहीं से इसका क्या है, बॉर्डर टच होता है, ठीक है। पाकिस्तान और भारत का ये, मतलब जो पाकिस्तानी कब्जे में है भारत, जो पीओके है, वहां पर जो ये एरिया है इसको हम कहते हैं डुरंड रेखा। तो आपसे एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा है, तो डुरंड रेखा है। फिर आपका नेपाल और भूटान। भूटान तो पूरा लगभग प्रशासनिक और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार की थोड़ी बहुत होती है। तो क्या करते हैं, ये दोनों अलग अलग हम कंसीडर नहीं करते हैं। हम क्या देखते हैं कि इनकी भी जो पूरी की पूरी ये सिक्योरिटी का है, नेपाल को छोड़ दे बस, सिक्किम और भूटान, तो ये भारत का ही होता है पूरा सिक्योरिटी का मामला, ठीक है। तो बफर स्टेट भी है। फिर पूर्वी क्षेत्र में देख ले तो म्यांमार कैसा है, यहाँ तख्ता पलट अभी चल रहा है, जो यहाँ की आंग सान सू की है, उसके बारे में आप जानते होंगे, ठीक है। और उत्तर में अपने एक देश है जिसका नाम है चाइना, ठीक है। दक्षिण में आते हैं तो द्वीपीय देश है, लक्षद्वीप के नीचे एक छोटा सा देश है जो अभी हमने देखा, जिसका नाम है मालदीव, और बड़ा द्वीपीय देश है जिसका नाम है श्रीलंका, ठीक है। ये है भारत के पड़ोसी देश। इसको याद करने के लिए बताया मैंने, बचपन में बीए, होशियार लड़का था, कर ली, ठीक है। ये पूरा का पूरा एरिया आपने देख लिया। अब कुछ फैक्चुअल देख लें, जैसे भारत में कितने राज्य हैं। वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अगर पुरानी बुक हो तो उसमें 9 लिखा होगा, तो चेंज कर लेंगे। 20 जनवरी 2020 को क्या किया, 104वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग कई सारे चेंजेस हुए, और उसी के अकॉर्डिंग फिर बाद में जो दादरा और नगर हवेली था और दमन एवं दीप था, उसको ज्वाइन करके एक अलग बना दिया गया है, ठीक है। मतलब मर्ज करके एक ही बना दिया गया। तो अब राज्य कितने हैं, 28, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8, ठीक है। फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके इस पूरे के पूरे पहले वाले चैप्टर में, बस आपको बेसिक ज्ञान इतना ही चाहिए। इतने में ही आपका ये पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आपको कोई एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं, बस खाली इसी वीडियो को थोड़ा सा बार बार आप क्या करें, समझ लें, और एमसीक्यू इससे रिलेटेड जो मैंने अभी बताया उसको आप कमेंट में बताएं, ठीक है। नमस्कार।